हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया था लास्ट मिरर के लिए कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और हमने मिरर फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, मिरर फॉर्मूला कैसे आता है, उसका डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, बिकॉज आपको पता है जो भी इमेज कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन कितने टाइप का होता है वो हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो एफ और आर में क्या रिलेशन होता है ये देखें आप। इसमें आपकी एक रे बनी हुई है, फर्स्ट रे, ये रे गई सीधी, स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है पॉइंट पर, और ये ड्रॉ किया हुआ है डॉटेड लाइन से, ये है नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है किसी भी मिरर का जो नॉर्मल होता है, किसी भी मिरर का जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला नॉर्मल है। इस नॉर्मल से आप देखो रे स्ट्राइक कर रही है थीटा एंगल पर। अब थीटा एंगल पर रे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो भी थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, राइट। सो थीटा एंगल इंसिडेंट, थीटा एंगल रिफ्लेक्शन। तो ये रे स्ट्राइक हुई और ये फोकस से पास हो गई। क्लियर। अब आपको दिख रहा है इसमें कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, 2 थीटा एंगल हो गया, तो दोनों एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2 थीटा। ये टोटल एंगल क्या होगा, 2 थीटा, तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा। अब ये थीटा एंगल है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्राइंगल हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम से। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एम से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एन तक। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर एम एन। अब जैसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आपको एक ट्राइंगल बनता दिखता है, एक ट्राइंगल ये रहा, एम एफ और एन वाला। ठीक है। तो आपके पास 2 ट्राइंगल होंगे, पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल एम एफ एन, इसमें आप लेंगे tan 2 थीटा, बिकॉज इस ट्राइंगल का एंगल 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा। परपेंडिकुलर होगा एम एन एंड बेस होगा एफ एन, राइट। सो tan 2 थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। हम आप अब एक और ट्राइंगल लेंगे, वो ट्राइंगल होगा आपका थीटा एंगल वाला। तो इन ट्राइंगल एम, ये पॉइंट आएगा सी और ये पॉइंट आएगा एन, एम सी एन, ये ट्राइंगल लेंगे थीटा वाला। तो इसमें आप tan थीटा लोगे, बिकॉज tan 2 थीटा पहले लिया था, अब हम लेंगे tan थीटा। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एम एन, और बेस क्या होगा इसका, सी एन, राइट। अब ये 2 थीटा और tan 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली। अब देखिए आप जो रे ऑप्टिक्स के जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें 2 चीज़ें हमेशा आपको एज्यूम करनी पड़ती है। 2 चीज़ें क्या है कि जो भी पॉइंट आपका P के क्लोज हमने बनाया n, तो हम लिखेंगे n इज़ वेरी क्लोज टू P। पहला एजम्पशन ये है n इज़ वेरी क्लोज टू P, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होगी तो स्मॉल डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल, n इज़ वेरी क्लोज टू P, वेरी नियर, वेरी क्लोज टू P, वेरी क्लोज टू P। इसका मतलब जो डिस्टेंस हम n लेके चल रहे थे वो डिस्टेंस जहाँ हम n से लेके चल रहे थे वो डिस्टेंस हम P से भी ले सकते हैं। मतलब n से f की जगह हम P से f ले सकते हैं। अब P से f क्या होती है, P से f होती है फोकल लेंथ, P to f, ये आपको दिख रहा है, P to f क्या होगा, फोकल लेंथ होगी f, और P to c क्या होगा, P to c होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, नेगेटिव है, -f और -r, बिकॉज रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजरमेंट हो रहा है। क्लियर। सो ये 2 वैल्यूज हमें मिलती हैं pf और pc की, तो हमने n की जगह क्या ले लिया, n वेरी क्लोज टू p ले लिया, तो n की जगह हम p ले लेंगे, राइट। दूसरा एजम्पशन हमारा क्या होता है, देखो जो मिरर है, जो ये रेज हम बनाते हैं, ये वाली रेज, इन रेज को हम क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पैरा एक्सियल रेज के लिए लिया जाता है। अब आप अगर ये रेज बहुत क्लोज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो एंगल आपका स्मॉल आएगा। दोबारा सुनना ध्यान से, हम रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस में एंगल्स को बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये रेज डिस्टेंस पे नहीं है, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में चलेंगी, पैरेलल तो ही, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज चलेंगी, और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज को हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। तो हम सारी डेरिवेशंस पैरा एक्सियल रेज को लेकर करेंगे। दैट मीन्स थीटा हमारा हमेशा वेरी स्मॉल होगा, और थीटा अगर स्मॉल होता है तो कंडीशन आपको पता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, लिखें थीटा इज वेरी स्मॉल। ये दो एग्जम्पशन आपको लेने पड़ेंगे। अब जब थीटा आपका स्मॉल होता है तो हम टेन थीटा को या टेन टू थीटा को डायरेक्ट एंगल से लिख देते हैं। वेन एवर थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इक्वलेंट टू थीटा, कॉस थीटा इक्वलेंट टू थीटा, एंड टेन थीटा ऑल्सो इक्वलेंट टू थीटा होता है। सो अब हम ये दो चीज़ें हम यूज़ करें तो n इज़ वेरी क्लोज टू p एंड थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, देखो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर आपने लिखा है टेन टू थीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ये दोनों एग्जम्पशन लगाएं तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल है, तो आपका क्या होगा, टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी mn, परपेंडिकुलर है, अपॉन fn की जगह आएगा fp, यहाँ हम बोल सकते हैं pf, p कैपिटल F, ये क्या लिखा हुआ है fn, या इसको लिख सकते हैं nf, तो nf की जगह मैंने क्या लिख दिया, pf। सिमिलर यहाँ क्या लिखा हुआ है nc, तो nc की जगह हम क्या लिख देंगे, pc, बिकॉज n इज वेरी क्लोज टू p। सो थीटा स्मॉल तो टू थीटा इक्वल्स टू mn अपॉन pf आएगा। सो इक्वेशन नंबर थर्ड ये हो गई। इक्वेशन फोर्थ में टेन थीटा की जगह थीटा लेंगे, mn की जगह आपने mn ले लिया, और cn की जगह nc की जगह आपने pc ले लिया। c टू n की जगह c टू p लेना है, और c टू p को हम pc लिख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, राइट। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में टेन टू थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थी, थर्ड एंड फोर्थ में टू थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई, जिसमें से n हट के p भी आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, थीटा को हम पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन में, इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आप देखो, पुट वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। सो यहाँ गिवन है टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है mn अपॉन pc, और टू थीटा हो गया, और टू थीटा की इक्वल एंड राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या थी, mn अपॉन pf, राइट। अब आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से mn जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कैंसिल हो गया। pc की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो है माइनस आर, सो ये आएगा टू अपॉन माइनस आर, और pf की वैल्यू है माइनस f, क्लियर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, नेगेटिव साइन कट गया, तो 2 बाई आर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाई टू, f की वैल्यू होगी r बाई टू, राइट। सो द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये था रिलेशन बिटवीन f एंड r, f और r के बीच में रिलेशन। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो उसका हाफ करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ गिवन है तो उसका डबल करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। बट आगे देखो, ये रिलेशन हमारे पास कब आया, जब हमने थीटा स्मॉल लिया। थीटा जब स्मॉल लोगे तब तो ये रिलेशन आपका करेक्ट है। तो ये रिलेशन कब करेक्ट नहीं होगा वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। मैंने आपको बताया दो तरह की रेज होती है, ये है हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक ये वाली रे है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रे, और एक ये वाली रे ली हमने, जिसको हम कहते हैं पैरा एक्सियल रे, राइट। तो ये वाली रे जो मार्जिनल रे है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और ये भी आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो इसमें आप देखो, मार्जिनल रे में एंगल बड़ा होता है और पैरा एक्सियल रे में एंगल छोटा होता है। तो स्मॉल एंगल के लिए चल गया था, स्मॉल एंगल के लिए हमने अभी डेरिवेशन किया, tan 2 थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा। बट मार्जिनल रे के लिए थीटा जो है आपका नॉट वेरी स्मॉल,
ये जो थीटा है इट इज नॉट वेरी स्मॉल। तो इसके लिए क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं हम। देखो, तो जब थीटा इज नॉट स्मॉल तो ये कौन सी रेज है? मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज के लिए थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल। तब हम रिलेशन कहाँ मिलेंगे? F इक्वल्स टू हम लेंगे R माइनस R अपॉन 2 cos थीटा। ये रिलेशन आता है किसके लिए? मार्जिनल रेज के लिए। तो एग्जैक्टली आप देखो F इक्वल्स टू R/2 हमेशा नहीं होता, F इक्वल्स टू R/2 हमेशा नहीं होता। करेक्ट रिलेशन ये है F इक्वल्स टू R माइनस R अपॉन 2 cos थीटा। पैरा एक्सियल रेज के लिए थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा स्मॉल है तो हम 0 पुट कर देंगे। तो थीटा 0 पुट करोगे तो F इक्वल्स टू R माइनस R/2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। थीटा स्मॉल होगा, बहुत कम एंगल है पैरा एक्सियल रेज के लिए, तो थीटा 0 पुट करके देखा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो R माइनस R/2 ये आ जाएगा F इक्वल्स टू R/2, राइट। सो स्मॉल एंगल के लिए यहाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ पैरा एक्सियल रेज के लिए ये रिलेशन है और मार्जिनल रेज के लिए ये रिलेशन है। मोस्टली हमारे पास ये रिलेशन ज़्यादा यूज होता है क्योंकि रेज को हम पैरा एक्सियल ज़्यादा कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला, पहला रिलेशन ये था हमारे पास, इट इज रिलेशन बिटवीन F एंड R। क्लियर? सो नेक्स्ट आ जाए हम। तो नेक्स्ट हमें डेरिवेशन करना है, नेक्स्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं मिरर फॉर्मूले का, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आप सबने पढ़ा, 1/f इक्वल्स टू क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये सब आपने पढ़ा था। तो मिरर फॉर्मूले के लिए हमने पढ़ा, तो इसके लिए हम देखो कैसे आएगा रिलेशन ये वाला। तो इसका डेरिवेशन आप देखें, इसके लिए भी कौन सा मिरर बनाएंगे हम? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से डिराइव कर रहे हैं हम इसको। ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है हमेशा नॉर्मल। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक नॉर्मल। मिरर का जो भी नॉर्मल होगा हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से, बिकॉज मिरर स्फेयर का पार्ट होता है और स्फेयर पे ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। क्लियर? अब हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इस साइड में, ऑब्जेक्ट हम इसके आगे ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलेगी अगर, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी तो रे का डायग्राम देखो, ये स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर, ये है ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे। क्लियर? और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, मान लो थीटा एंगल पे स्ट्राइक करती है, तो थीटा एंगल पे स्ट्राइक करेगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से निकल जाएगी। तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रही। अब इसमें रे पैरेलल नहीं है कि फोकस से पास होगी, फोकस से पास नहीं हो रही है। थीटा एंगल आपने लिया तो ऑब्जेक्ट आपने एक्सिस पे लिया तो ये थीटा एंगल पे स्ट्राइक होती है और थीटा एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये तो है इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज। इमेज फॉर्म होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है आपका O पर, ऑब्जेक्ट O पर है, इमेज I पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C है। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं। और मिरर के लिए क्या होता है? पोल। ये आ गया पोल आपका, तो पोल तो है ही सी। अब डिस्टेंसेस की बात करें, आप देखो डिस्टेंसेस हमें बतानी है। जैसे सबसे पहले P2C, तो P2C क्या होगा? ये तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस R। फिर आप लोगे PO, PO क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या लिखेंगे? माइनस U। फिर आप लोगे PI, PI क्या होगा? ये है माइनस V, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ऑफ इमेज V होती है, फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U होता है और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये हम पुट कर चुके हैं, यहाँ पर तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर थीटा एंगल आपके पास है, थीटा एंगल, तो उसके बाद तीन एंगल आपको सपोज करने पड़ेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सबसे पहला एंगल ये वाला है, इसको लेंगे अल्फा। दूसरा एंगल ये वाला है, इसको लेंगे बीटा। और तीसरा एंगल ये वाला है, इसको लेंगे गामा।
ये 3 एंगल आपको सपोज करना है जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। आपने फर्स्ट रे दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का एंगल अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला नॉर्मल, इसका एंगल है बीटा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ही रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज बनाती है, इसका एंगल है गामा। अब हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं एंगल की फॉर्मेशन से कर रहे हैं, एंगल्स बनाकर कर रहे हैं, तो इस डेरिवेशन में हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल आमने सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये थ्योरम आपको पता है, मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये रिलेशन हम लगाएं अगर, तो उसके लिए आप देखो ट्राइंगल की बात करें सबसे पहले, तो आपको ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ओ हो गया, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं एम, ये एम पॉइंट हो गया, ये आई हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल की बात करें अगर, तो आप देखो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल लें हम बीटा। आप ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एम सी ओ, कौन सा ट्राइंगल है, एम सी ओ, ये वाला ट्राइंगल लिया, दिस वन। इस ट्राइंगल में आप बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल तो बीटा हो गया। तो उसके अंदर में आप देखो इंटीरियर एंगल्स दो आमने सामने वाले कौन से हैं, अल्फा और थीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। एक इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट। एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, देखो जिसमें एक्सटीरियर भी है दो इंटीरियर भी हैं, तो दूसरा ट्राइंगल आएगा इन ट्राइंगल एम, अब सी की जगह कहाँ जाएंगे, एम सी ओ लिया था, अब एम सी आई लोगे, एम सी ओ एम सी आई, एक तो एम से लेकर सी तक ऑब्जेक्ट की तरफ ले गए थे, एक एम से लेकर सी से लेकर इमेज की तरफ आओगे। तो एम सी आई में बताओ ट्राइंगल ये वाला है, सेकेंड ट्राइंगल दिस वन, ठीक है। इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वो है गामा, और इंटीरियर एंगल कौन सा है, वो है बीटा एंड थीटा। सो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, क्लियर, दिस इक्वेशन इज सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू ये हम निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो हम यहाँ से निकालें अगर, तो आप देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो अल्फा के लिए ट्राइंगल लें, एंगल आपको पता है स्मॉल होता है, यहाँ लिख देता हूँ। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये वाला जो पहले भी ड्रॉ किया था हमने, एम एन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। आपके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का पर्पस समझ में आया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही क्या बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे 3 ट्राइंगल हैं, अल्फा वाला एक ट्राइंगल, अल्फा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, फिर बीटा वाला ट्राइंगल और ये गामा वाला ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल बनेंगे, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो तीनों में से हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करें हमने अल्फा लिया, तो tan अल्फा लिया, तो tan अल्फा के लिए ये वाला बड़ा ट्राइंगल लिया, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया mn, और बेस क्या होगा इसका, n2o। tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या mn है और बेस क्या है no। वापस से दो कंडीशन, दो एजम्पशन आपको लेने पड़ेंगे, n इज वेरी क्लोज टू p एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। दोनों एजम्पशन आपको पता है। तो एजम्पशन है हमारे पास n इज वेरी क्लोज टू p, तो डिस्टेंस जो भी n से लेते हैं वो p से लोगे, और एंगल्स आर वेरी स्मॉल। मैंने आपको कहा सारे डेरिवेशन हम पैरा एक्सियल रेस के लिए करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी mn अपॉन no की जगह क्या लेंगे, pu। अभी अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलर बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा इस ट्राइंगल में है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी mn अपॉन क्या होगा, nc की जगह हम लेंगे pc। बीटा ट्राइंगल का, बीटा ट्राइंगल, बीटा ये वाला ट्राइंगल बनाएगा, तो बीटा के लिए बेस है c टू n, तो p ले लेंगे, n इज वेरी क्लोज टू p, तो p टू c ले लेंगे। बीटा आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो गामा भी लिख सकते हैं हम। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला ट्राइंगल आ गया, तो क्या आएगा mn अपॉन बेस क्या है, ये बेस है ni, तो ni की जगह क्या ले लेंगे, pi। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज मिल गई। ये आप तीनों वैल्यूज को रखोगे, देखो ध्यान से, अल्फा है, बीटा है और गामा है। ये 3 वैल्यूज हमारे काम आएंगी, अल्फा बीटा गामा।
अब अल्फा बीटा गामा कहाँ काम आएंगी, क्योंकि हमने जो ये ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम लगाई थी उससे हमारे पास बीटा की वैल्यू है, उससे हमारे पास गामा की वैल्यू है, मतलब इन दोनों इक्वेशन से आप थीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। सो आप देखो ये बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, राइट। सो एक थीटा की वैल्यू हमारे पास दोनों मिल गई, तो हम यहाँ पे इनको इक्वेशन बना देते हैं। इसको आप लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख दो सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। सो बीटा इक्वल्स टू था अल्फा प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, बीटा माइनस अल्फा, और गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा था, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, गामा माइनस बीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में थीटा की वैल्यू है, मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन में क्या वैल्यू है, बीटा माइनस अल्फा, और दूसरी इक्वेशन में क्या वैल्यू है, गामा माइनस बीटा। तो दोनों इक्वेशन में थीटा की वैल्यू थी, दोनों को बराबर पुट कर दिया, ठीक है। तो बीटा वन साइड ले आए, बीटा को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो ये 2 बीटा हो जाएगा, और अल्फा अगर उधर ले जाएं तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। जो रिलेशन तो ये बैठ रहा है, ठीक है। सब प्लस ले लिया, बीटा माइनस का था इधर लिया, अल्फा माइनस का था उधर ले गए। क्लियर। अब आप देखो ये जो वैल्यूज हमारे पास थी यही है लास्ट ऑप्शन, इनको पुट करें तो हमारे पास 2 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू है mn अपॉन क्या लिखा हुआ पी सी। अल्फा की वैल्यू है mn अपॉन पी ओ। गामा की वैल्यू mn अपॉन पी आई, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, mn तो कैंसिल हो गया, अब pc में तो pc की जगह तो आ जाएगा r, pc की जगह क्या आएगा माइनस r, po की जगह क्या आएगा माइनस u, pi की जगह क्या आएगा माइनस v। तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन 2 अपॉन pc की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस r इक्वल्स टू 1 अपॉन po की वैल्यू क्या होगी माइनस u, और प्लस या माइनस पुट कर दिया तो 1 अपॉन pi की वैल्यू क्या है माइनस v, ठीक है। अब यहाँ से जो माइनस है ये तो कैंसिल हो गया, सब जगह से माइनस कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा, माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचेगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, माइनस कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिरर फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है। अब आपको पता है बिकॉज f इक्वल्स टू क्या होता है r बाई 2, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 बाई आर, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 बाई आर। सो 2 बाई आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। सो इट इज डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। इस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्नैपशॉट लें और इसका डेरिवेशन नोट करें। डिफरेंट मेथड से, एंगल के मेथड से है, और जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वो ट्राइंगल की थ्योरम लगानी है कि एक्सटीरियर एंगल इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, वो कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया, और थीटा स्मॉल होता है और n इज़ वेरी क्लोज टू p होता है। क्लियर। तो ये डायग्राम है, ये रिलेशन है, और ये इजीली हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नाउ नेक्स्ट देखो, मिरर फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल n से लिखेंगे, स्मॉल m से, सॉरी, मैग्निफिकेशन स्मॉल m से लिखते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को, स्मॉल m क्या होगा, हम कह सकते हैं इसमें साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आपने क्या रखा, इमेज आपकी कैसी बनी, इनके रेशो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो m इक्वल्स टू आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज को हम कहेंगे हाइट hi, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इक्वल्स टू hi अपॉन ho। इसकी वैल्यू माइनस v बाई यू के भी इक्वल होती है। सो इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये होता है, राइट। अब आप देखो इस m की वैल्यू की बात करें
एम की कैसी वैल्यू मिलेगी आपको, एम की वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन जो मिला आपको, मैग्निफिकेशन आपको क्लियर है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन है। एच आई अपॉन एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कहो, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये भी एक रिलेशन है। एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू भी एक फॉर्मूला है। एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी एम का फॉर्मूला है। क्लियर। अब हाइट की बात करें अगर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। और अगर इमेज की बात करें तो ये इमेज की हाइट लें, इमेज की हाइट सपोज करें, यहाँ बनाता हूँ, इमेज ये है, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। और अगर यहाँ बनेगी इमेज तो इस तरह से बनेगी इमेज, ये आएगा ए डैश बी डैश। वो वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है, ठीक है। अब आप देखो m की वैल्यू क्या बताएगी आपको, m की जो वैल्यू गिवन होगी वो आपको क्या समझाती है, क्या एक्सप्लेन करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, वो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट केस कि m की वैल्यू मतलब m का मोड ओनली इफ इट इज ग्रेटर देन 1। मान लो m की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, बट 1 से बड़ी है। तो अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो hi जो होगा वो m टाइम्स ऑफ ho होगा। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इज m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m अगर 1 से बड़ा है तो कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी आपकी, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, बड़ी है। एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बड़ी साइज की इमेज बनेगी। सेकंड केस इसका, m की वैल्यू, m का मैग्नीट्यूड इफ लेस देन 1 है। सपोज करें m की वैल्यू 1 से छोटी है, 0.5 है, 0.4 है, जो भी है, तब स्मॉल इमेज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं डिमिनिस्ड इमेज, डिमिनिस्ड और स्मॉल इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, राइट। अब m की मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर ली, बट m में आपको पता है साइन भी तो आ सकता है। m के अगर साइन भी आ रहा है अगर, तो लार्ज बनेगी या डिमिनिश बनेगी या स्मॉल बनेगी, तो m की वैल्यू से पता लग जाएगा। अब m की वैल्यू 2 है या फिर m की वैल्यू सपोज करें -2 है, तो m की वैल्यू 2 है या -2 है तो 2 है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ग्रेटर देन 1 है, तो पक्का इमेज तो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। बट प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, वो आप कैसे पता करोगे, या उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखो। m की वैल्यू सपोज करें, m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, -2 या -0.5, जो भी है, माइनस में वैल्यू आ रही है। तो m की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो मुझे बताओ, m की वैल्यू माइनस में है तो आप मुझे बताओ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल या इरेक्टेड। ये आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है, प्लस का। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट प्लस की होती है, प्लस h। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट माइनस की होती है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट प्लस की होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट माइनस की होती है, आपको पता है। अब सपोज करें इमेज अगर वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज है तो उसकी हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव, तो m तो पॉजिटिव ही आएगा, m तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर इमेज हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, वर्चुअल इरेक्टेड होती है, तो इन्वर्टेड होगी तो कैसी इमेज होगी, रियल। अगर रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है तो उसकी हाइट जो होगी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब एक माइनस यहाँ आ गया, अब ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। तो जहाँ भी m की वैल्यू माइनस आ जाए, इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, रियल है। तो m अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो फोर्थ केस आपको क्लियर हो जाएगा। इफ m इज पॉजिटिव, यहाँ था m नेगेटिव, अब m आया पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज की हाइट, इमेज कैसी होगी, इरेक्टेड होगी, ऑब्जेक्ट भी कैसा इरेक्टेड है, इमेज भी इरेक्टेड है, दोनों की हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, दोनों प्लस के आएंगे तो m प्लस का हो जाएगा। तो अगर m पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड।
इरेक्टेड इमेज के लिए हमेशा m पॉजिटिव आएगा, इन्वर्टेड इमेज के लिए हमेशा m नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये था मैग्निफिकेशन। हमने बात की कि मिरर कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन है तो मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स होता है, तो वो टाइम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी है, तो स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बट वो स्मॉल होगी, साइज में छोटी होगी। मैग्नीफाइड या मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इमेज बड़ी बने। मैग्निफिकेशन का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर स्मॉल इमेज भी है तो मैग्नीफाइड इसमें बनी इमेज बट वो स्मॉल है, बड़ी इमेज है तो भी एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड है बट एनलार्ज है। तो m की वैल्यू बताती है, मैग्निफिकेशन मतलब एक फैक्टर है, एक वैल्यू है जो आपको बताती है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से ट्वाइस है, डबल है या हाफ है। क्लियर? तो ये था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाय विच मिरर, स्फेरिकल मिरर। सो नेक्स्ट देखो, ये जो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, तो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ लिया m, तो हम इस मैग्निफिकेशन के बाद हम रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया मिरर के लिए, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो रिलेशन बिटवीन m, f एंड u, m, f एंड u, m मैग्निफिकेशन, f फोकल लेंथ और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब सपोज किसी न्यूमेरिकल में v गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारे यूजफुल है। तो आप देखो, मिरर फॉर्मूला तो आपको पता था, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, v नहीं चाहिए आपको, v को हटाना है, v का रिलेशन नहीं चाहिए, v इस रिलेशन में नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, v से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी फिर आप क्या करोगे, u से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब u से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बाय एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बाय वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो u बाई वी है, अगर हम m की बात करें तो m की वैल्यू तो होती है माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस वी बाई यू। यहाँ पे है u बाई वी, v बाई यू नहीं है, u बाई वी है। तो अगर मैं माइनस को इधर ले लूँ और इसको उल्टा कर दूँ तो ये 1/f आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा u बाई वी, और माइनस को मैं इधर ले लेता हूँ, m और u बाई वी कर दिया, तो u बाई वी की वैल्यू क्या होगी, -1/f। यहाँ रख देता हूँ, देखो u/f इक्वल्स टू, ठीक है, u बाई वी की जगह क्या आएगा, माइनस का 1/m प्लस 1। ठीक है, अब -1/m इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा 1/m, और 1 ये u बाई एफ उधर ले जाता हूँ तो माइनस का u बाई एफ हो जाएगा। क्लियर? तो उसको अगर मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा m इक्वल्स टू f/f माइनस u, ये रिलेशन आया। इट इज रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं गिवन हो, नहीं पूछी हो, तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज रिलेशन बिटवीन m, f एंड u। क्लियर? अब m, f एंड u में रिलेशन निकाल दिया, तो सिमिलर हम रिलेशन किस में निकाल सकते हैं, m, f एंड v में। तो m, f एंड v में रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, v से। पहले हमने u से मल्टीप्लाई किया था, अब हमें रिलेशन में m, f और v रखना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v से। जिसको रखना है, u को रखना है, v को रखना है, जिसको भी रखना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा v बाई एफ, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा v बाई यू। ठीक है, अब यहाँ से v बाई यू हटा सकते हैं, v बाई यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, v बाई यू की जगह हम रख देंगे, क्या आएगा बताओ, v बाई यू की जगह m इक्वल्स टू क्या था, माइनस v बाई यू, तो v बाई यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस m, तो यहाँ रख देंगे सीधा माइनस m। सो v बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस m। क्लियर? हमें चाहिए फॉर्मूला m का, तो m को उधर ले आते हैं, m और 1 इसको उधर माइनस कर देते हैं, v बाई एफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया m इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f।
ये रिलेशन है मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज के साथ। जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी गई हो, नहीं पूछी हो, तब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो पहले था m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, अब है एफ माइनस वी अपॉन एफ। यू वाले रिलेशन में एफ माइनस यू डिनोमीटर में आता है, एफ माइनस वी न्यूमरेटर में आता है। क्लियर? तो ये रिलेशन हो गया इसमें एम एफ और वी में। एम एफ और यू में ये रिलेशन था एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू और एफ माइनस वी अपॉन एफ इक्वल्स टू एम। ठीक है? तो वी इमेज है, इमेज वाला पार्ट ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नीचे रहता है। मैग्निफिकेशन में आपको पता है, आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला देखें तो इसमें भी कौन ऊपर आता है? वी। मैग्निफिकेशन में आपको पता है इमेज की बात ऊपर होती है, नीचे ऑब्जेक्ट की बात होती है। तो हमेशा इमेज न्यूमरेटर में रहता है और ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है वो डिनोमीटर में होती है। तो आप इसमें देखो इमेज हमें एफ में से एक माइनस करना है, तो वी माइनस करना है तो न्यूमरेटर में करेंगे, और अगर यू माइनस करना है तो डिनोमीटर में करोगे। ठीक है? तो हमें क्या रिलेशन चाहिए? हमने लिख दिया है एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ। ठीक है? हमें रिलेशन चाहिए एम एफ एंड यू में, तो यू नीचे रहता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। हमें रिलेशन चाहिए एम एफ और वी में, तो वी तो ऊपर रहता है तो ऊपर माइनस कर दोगे। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे। ठीक है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, बहुत सारे रिलेशन आपको, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट बात करें अगर मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। तो जो मैग्निफिकेशन का टाइप है ये आपका दो टाइप का मैग्निफिकेशन है। सिंपल मैग्निफिकेशन तो आप समझ ही गए, जो मैग्निफिकेशन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट इसके अलावा मैग्निफिकेशन दो टाइप का हो गया। फर्स्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यहाँ अपन कह सकते हैं इसको एक्सियल भी कह सकते हैं, एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी लेंथ वाइज बात कर रहे हैं। उसके लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, उसको लेंथ वाइज है तो लीनियर भी कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम एल से डिनोट करेंगे, राइट? फिर हम बात करेंगे दूसरा जो आता है सेकंड, वो आता है एरिया मैग्निफिकेशन। एरिया या फिर उसको बोलेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। ठीक है? तो हम इसको लिख देंगे एम एस से। अब लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन की बात करें कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ, मतलब मिरर के आगे हम लेंथ वाइज बात करेंगे, हाइट वाइज बात नहीं करेंगे। तो मिरर के आगे लेंथ वाइज बात करेंगे, इसका मतलब तो हम ml के लिए बोल सकते हैं ml क्या होगा? लेंथ ऑफ, ऊपर क्या आता है आपको पता है? लेंथ ऑफ इमेज, और डिनोमीटर में क्या आता है आपको पता है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ से हमें कौन सा मैग्निफिकेशन मिलेगा? मैग्निफिकेशन मिलेगा ml, राइट? और एरिया वाला आपको मिल गया, एरिया मैग्निफिकेशन मतलब सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अब इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे ml की वैल्यू होती है m स्क्वायर। जो हमने सिंपल मैग्निफिकेशन पढ़ा m, जो हम निकालते हैं माइनस वी बाई यू से या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो m का स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन है। तो लेंथ ऑफ इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? इमेज की लेंथ m स्क्वायर, m की वैल्यू जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल मैग्निफिकेशन जो होता है m स्क्वायर एल नॉट। सपोज m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट की 2 टाइम्स है, तो लेंथ ऑफ इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की लेंथ से 4 टाइम्स होगी। सिंपल। इसी तरह से आप देखो सुपरफिशियल या एरिया मैग्निफिकेशन ms, इसमें आपको पता है क्या आएगा? एरिया ऑफ, ऊपर किसको लिखते हैं सबको पता है? एरिया ऑफ इमेज, इमेज का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का एरिया अपॉन इमेज का एरिया। ये इमेज और ऑब्जेक्ट का एरिया की बात करूं तो आपने सबसे पहले डायग्राम देखा था, ये फर्स्ट पिक्चर देखा था, ये है एरिया, ये है ऑब्जेक्ट, और ये एरिया है, ये है आपका इमेज का एरिया। है मैग्निफिकेशन, साइज में फर्क दिख रहा है आपको? तो एरिया ऑफ इमेज, एरिया मतलब लेंथ और हाइट दोनों होती है, तो ब्रेड्थ और विड्थ या हाइट लेंथ और ब्रेड्थ कह लें आप, जो भी है दो साइड होती है, इसमें भी दो साइड है, इसका भी मैग्निफिकेशन हुआ, इसका भी मैग्निफिकेशन हुआ, तो एरिया का मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया मैग्निफिकेशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो एरिया मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया मैग्निफिकेशन। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सो MS सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज आएगा H, एरिया ऑफ इमेज AI अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा AO, और इसकी वैल्यू भी सेम जो हमने यहाँ यूज की लेंथ में वही वहां पे यूज होगी, ये आएगा M²। अगेन अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स होती है, मगर मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो एरिया ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो होते हैं दो तरह के। सिंपल मैग्निफिकेशन पढ़ा था, जो एक्चुअली मैग्निफिकेशन वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u, वहाँ से m निकलता है, और उसी m का यूज करके हम लीनियर मैग्निफिकेशन और एरिया मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो एक रिलेशन और हम कह रहे हैं, रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन x1 x2 एंड फोकल लेंथ। अब एक नया रिलेशन है डिस्टेंस का x1 x2 और फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ तो मिरर की होती है, बट ये x1 x2 जो है हमारे पास, ये किसका वैल्यू है या किसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, ये आप देखो। और इस फॉर्मूले को न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, इस फॉर्मूले को न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो x1 x2 क्या होते हैं इसमें? तो ध्यान से देखो, हमने अभी तक जो भी डिस्टेंस ली है वो सारी कहाँ से ली है? पोल से। डिस्टेंस हमने जितनी भी ली है वो सारी कहाँ से ली? पोल से। तो आपको पता है पोल पॉइंट ये रहा, ये पोल पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इमेज कहीं ले लें अपन, इमेज अगर इससे बड़ी होगी या छोटी इमेज यहाँ ले लेते हैं, चलो ये इमेज है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर बन जाएगी पिक्चर। अगर इमेज थोड़ी सी पीछे ले लेंगे हम, तो इमेज हमने ले ली यहाँ पर, ये इमेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लेते हैं u। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर u है, तो जैसे इमेज अगर हमें यहाँ लेनी है तो हम कह सकते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज ले लो, क्योंकि इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्जेक्ट आपका क्लोज होना चाहिए। ये ले लिया, ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे मैंने इमेज ले ली। तो ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर बनेगा, इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो हमने जो अभी तक डिस्टेंस ली थी वो ली थी हमने पोल से। अब पोल से फोकस की डिस्टेंस f, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, पोल से इमेज की डिस्टेंस v। बट यहाँ पर ये क्या आ रही है डिस्टेंस f, तो आपको पता ही है p to f क्या हो जाएगा? ये तो होती है फोकल लेंथ, ये तो सबको पता है, f माइनस आ गया इसमें। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है p to o, इसको हम कह रहे हैं x1, सॉरी p to o नहीं, f to o। So the distance of object from the focus of the mirror, distance of object from the focus of mirror is called x1. Similarly, distance of image from the focus of mirror is called x2. ये आ जाएगा x2। x2 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1, पहले ऑब्जेक्ट आया इसलिए x1 ऑब्जेक्ट के लिए, और बाद में इमेज आती है इसलिए x2 इमेज के लिए। सो न्यूटन फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, न्यूटन फॉर्मूला x1 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू f² लिखना है। यहाँ हम कह सकते हैं f इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
x1 x2, इट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं, बट इसका यूज हम कम ही करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल आगे, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन पढ़ लिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया है, हमने नेचर ऑफ इमेजेस पढ़ लिए हैं, साइजेस पढ़ ली है कि कैसी इमेज कैसी बनती है, कौन से मिरर से कैसी इमेज बनेगी, रियल, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और एनलार्ज, सब हम पढ़ चुके हैं। तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, करते हैं इस न्यूमेरिकल को। पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले इमेज आपको दे रखा है इसमें, अ वर्चुअल इमेज, अ वर्चुअल इमेज 3 times size of object is obtained with a concave mirror of radius 36 centimeter. The distance of object from the mirror is. अब क्या पूछा है इसमें और क्या दे रखा है। न्यूमेरिकल करने का मैंने आपको तरीका सबसे पहले बताया। सबसे पहले ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ लो। किस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। और डेटा क्या गिवन है, डेटा गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -36 लिखेंगे, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर इधर होता है, फोकस इधर होता है, सब इधर होता है, तो नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ अगर निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। F इक्वल्स टू क्या होगा, R/2, तो F इक्वल्स टू आ गया -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज है अगर, तो वर्चुअल इमेज के लिए, और वो कैसी है, 3 टाइम्स है। अब आपको पता है वर्चुअल इमेज के लिए m कैसा होगा, पॉजिटिव, और कितना है, 3 टाइम्स, तो +3 होगी। क्लियर। और क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लिया मिरर का, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। f दे रखा है, m पता हमें लग गया, वर्चुअल है और 3 टाइम्स है, मतलब 3 आएगा और प्लस का आएगा। वर्चुअल है, प्लस का आएगा, 3 टाइम्स दे रखा है, 3 आ गया। तो m गिवन है, f गिवन है, u आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला आपको पता है रिलेशन इसका, मैंने आपको बताया था, m इक्वल्स टू F/F। बताओ किस में रिलेशन चाहिए, u में, v में। u ऑब्जेक्ट होता है तो नीचे आएगा, अगर v होता तो ऊपर आता। ठीक है, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला याद है, और ये हम फॉर्मूला लगा के इजीली u निकाल सकते हैं। निकालें, m की वैल्यू कितनी है, 3, f की वैल्यू कितनी है, -18। ध्यान रखें साइन कन्वेंशन पुट करना है, तो -18 -u साइन कन्वेंशन आप पुट करोगे, आंसर भी आपको, आंसर या फॉर्मूला जो है आपको करेक्ट आंसर विद साइन देगा। आप सही पुट करोगे सही देगा, आप गलत पुट करोगे तो गलत आंसर आएगा। तो इसलिए आपको सही साइन पुट करना है, और फॉर्मूला आपको सही आंसर देगा विद साइन। देखते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लें, -18 आ गया इधर, और ये -18 इंटू 3 आ गया इधर, तो माइनस का हो जाएगा 54, फिर माइनस का 3u इक्वल्स टू -18। ठीक है, हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 3u इक्वल्स टू -18 प्लस 54। तो -18 प्लस 54 कितना हो जाएगा, प्लस का 36, तो -3u इक्वल्स टू +36। तो u की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाय -3, तो 36/3 आ गया 12, तो u की वैल्यू आ गई -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, -12 आया, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, अपने आप देखो साइन के साथ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पुट करोगे, 12 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई भी करना, मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, आप पढ़ें, पढ़ के पहले पॉज करें, 2-3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम आपको लगता है इजीली आप टाइम लें, क्वेश्चन से फाइट करें, फाइट करने के बाद फिर ये वीडियो ऑन करके सॉल्यूशन देखें। ठीक है, जरूर आप सेल्फ ट्राई करना, क्योंकि हमने इतना पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया, मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद करा दिया, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ लिया, तो अप्लाई करना तो आना चाहिए। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल जितने करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतने फॉर्मूले आपको रिवाइज होंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो जो भी टॉपिक आपको फिजिक्स में हार्ड लगता है, जो भी न्यूमेरिकल आपको हार्ड लगते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करो, डेफिनेटली वो आपको ईजी लगने लगेगा। सो नेक्स्ट देखो, अ मैन हैज़ अ शेविंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2। अब सबसे पहली बात हम पढ़े शेविंग मिरर, तो आपको ध्यान होना चाहिए, थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कौन सा मिरर शेविंग के लिए ब्यूटी पार्लर में यूज़ होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ दे दी उसने 0.2, तो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस की होती है,
तो 0.2 मीटर। हाउ फार शुड बी हेल्ड फ्रॉम इस फेज इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज ऑफ 2-fold मैग्निफिकेशन, मतलब उसका फेज जो है 2-fold मैग्निफिकेशन, मतलब उसको मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स चाहिए। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या पूछा है इसने, हाउ फार शुड बी हेल्ड फॉर इस फेज, मतलब अगेन इसने क्या पूछ लिया आपसे, u। तो u अगर आप कैलकुलेट करोगे तो u तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, m का u का फॉर्मूला आपको पता है, m का u का m f और u के लिए फॉर्मूला आपको पता है, तो हम कर सकते हैं इसको। ट्राई करें, देखो ट्राई करो, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगाओगे, कैसे आएगा। मैग्निफिकेशन की चाहिए 2-fold मैग्निफिकेशन है, और इमेज बननी है यहाँ पर 2-fold, और फेज शेविंग मिरर के लिए, सॉरी शेविंग मिरर के लिए तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, गलत हो गया, सॉरी। शेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। मैं सोचूं मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स कैसे आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर तो कभी भी बड़ी इमेज बनाता नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, और मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2-fold दे दिया। तो कौन सा मिरर, शेविंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। m दे दिया 2। इस 2-fold इमेज मतलब 2 साइज बड़ी इमेज बनाने के लिए हमें फेस को कहाँ रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। मिरर आपके पास है, फेस आपका है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में आप अपनी इमेज देख रहे हो, आपकी जो फेस है उसका डबल साइज की इमेज आपको दिख रही है, तो हमें फेस को कहाँ होल्ड करना पड़ेगा, मिरर से कितना दूर, ये पूछा है। तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, m की वैल्यू। अब बताओ बड़ी इमेज बनाएगा तो कैसी इमेज बनाएगा, 2-fold कॉनकेव मिरर हो गया, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, बड़ी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाएगा। तो शेविंग मिरर जब हम यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें कौन सी इमेज मिले, वर्चुअल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये उसका डबल साइज की इमेज बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन जो यहाँ पर लेंगे, बिकॉज वर्चुअल इमेज है, तो m कैसा होगा, +2। तो वही +2 मिल गया, फोकल लेंथ मिल गई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u। तो हम वही f/f, बताओ u कहाँ आएगा, ऊपर नीचे आता है u, तो नीचे लिख दिया f - u, क्लियर। तो f - u लिख दिया, हमें यहाँ से क्या निकालना है, u। तो ये हो गया m की वैल्यू 2, f की वैल्यू कितनी है, 0.2। सो m की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू 0.2 है, अपॉन f की वैल्यू 0.2 है, और -u। मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो मल्टीप्लाई करें, देखो तो 2 × 2 ये आ गया 0.4, फिर आ गया 2 × -u, तो -2u इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास 0.2, तो ये लिख दिया 0.2। हमें क्या चाहिए, u, तो -2u को उधर ले जाता हूँ, 0.2 है ये, तो 0.4 - 0.2 इक्वल्स टू 2u। m 0.4 हो गया, और -2u इक्वल्स टू 0.2, ये पुट कर दिया हमने। तो 0.4 0.2 ये कितना होगा, 0.4 - 0.2, ये आएगा 0.2 इक्वल्स टू 2u। अब u की वैल्यू क्या हो गई, 0.1 मीटर फ्रॉम द मिरर, 0.1 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। समझ में आया आपको वैल्यूज की, m की वैल्यू गिवन है, 0.1 मीटर आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर फ्रॉम द मिरर, शेविंग मिरर से 0.1 मीटर डिस्टेंस पे है, इमेज आपकी 2 टाइम्स बन रही है, फोकल लेंथ हमने नेगेटिव ली। तो नेगेटिव फोकल लेंथ जो हमने ली, तो हमने फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, अच्छा तो यहाँ माइनस पुट करना है। फोकल लेंथ जब पुट करोगे ना तो माइनस के साथ पुट करोगे, यहाँ साइन पुट किया ही नहीं, ये 0.2 माइनस का, ये 0.2 ये भी माइनस का है, -0.2 होगा, ठीक है। तो माइनस का 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो गया सारा कैलकुलेशन में। देखो ये माइनस का 0.2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 0.4 आएगा, साइन कहाँ रह गया, देखो यहाँ पे साइन लगाना था, यहाँ साइन लगाना था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0.4 आएगा, फिर माइनस का 2u आ गया, ठीक है, और ये माइनस का 0.2 है, वो माइनस साइन आएगा। अब ये माइनस का 0.4 है और ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो आपके पास -0.4 में
प्लस 0.2 करोगे तो माइनस का 0.2 आएगा, और u की वैल्यू जो आएगी 2 से 2 कटने के बाद माइनस का 0.1 आएगा। सो डिस्टेंस आ गई माइनस का 0.1, नेगेटिव है, और वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, माइनस 0.1 मीटर। और मैं सोचो वैल्यू अपने आप फॉर्मूला करेक्ट, आप साइन कन्वेंशन करेक्ट यूज करोगे, फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर देगा। तो आपको पता है डिस्टेंस जो होगी ऑब्जेक्ट की वो इधर होगी, और ये आ गई 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर रखोगे तो इमेज आपको डबल साइज की मिलेगी, अगर उसकी फोकल लेंथ 0.2 मीटर की है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, अ मोटर कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स ड्राइविंग मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर आया, और ये ड्राइविंग मिरर मतलब रियर व्यू के लिए काम आता है, आपको पता है। फोकल लेंथ देखिए 20 सेंटीमीटर। अ सेकेंड मोटर कार 2 मीटर ब्रॉड एंड 21.6 मीटर हाई। जो सेकेंड कार है, एक कार के पीछे दूसरी कार है, वो 2 मीटर तो चौड़ी है, ब्रॉड इसकी विड्थ जो है वो 2 मीटर है, और हाइट उसकी 21.6 मीटर है, 6 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कार। तो पहली कार से पीछे है, तो मिरर कहाँ लगेगा, फर्स्ट कार पर। जो कार आपकी फर्स्ट कार है, कार फर्स्ट, इस पे मिरर लगा हुआ है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। और 6 मीटर पीछे एक दूसरी कार है, कार 2, ये रही। इसकी साइजेस दे रखी है आपको, इस कार 2 की ब्रॉडनेस, ब्रॉड दे रखी है, हाइट दे रखी है 21.6 मीटर, तो कार की हाइट है। जो विड्थ है इसकी वो दे रखी है आपको 22 मीटर, ब्रॉडनेस दे रखी है, विड्थ दे रखी है। तो आपसे पूछा था पोजीशन ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट कार। ये तो कार की पोजीशन पूछ रहा है, सेकंड कार उसको कहाँ दिखाई देगी। हाइट और विड्थ का तो कोई यूज है ही नहीं इसमें, पोजीशन ही पूछी है, इमेज की पोजीशन पूछी है। ठीक है, तो u आप मुझे बताओ, u क्या लिखोगे, सेकंड कार ऑब्जेक्ट है -6 मीटर, v आपको निकालना है, और फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। अब 600 मीटर को हम लिखेंगे माइनस का 600 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है v। तो इसमें तो सीधा मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। ये फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला यूज किया, हमें v निकालना है, फोकल लेंथ की पुट करते हैं वैल्यू, तो प्लस का 20, v तो हमें फाइंड करना ही है, और u की वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव है, तो माइनस का 600। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से सॉल्व करें, तो 1/v इक्वल्स टू आएगा 1/20 प्लस 1/600। ठीक है, तो v की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो v तो वैसे आपको पता है पॉजिटिव ही आता है। 1/v, एलसीएम आप ले लो 600, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, 20 इंटू 30 क्या होता है 600, और प्लस 1, तो v की वैल्यू आ रही है 600/31। 30 होता है तो 20 आएगा, तो 20 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 31 है इसलिए 20 से थोड़ा कम आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 19.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 19.4 सेंटीमीटर। v कैसा है, प्लस का, तो ये सेकंड कार की इमेज कहाँ दिखेगी, प्लस। प्लस मतलब फर्स्ट कार के ड्राइवर को 19.4 सेंटीमीटर, 6 मीटर पीछे है, मगर उसको अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर यहाँ दिखेगी कार, ये इमेज आएगी यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है ड्राइवर ने मिरर किस लिए लगा रखा है, पीछे वाली कार को उसके अंदर देखने के लिए। स्मॉल बनेगी, स्मॉल इमेज आएगी, डिमिनिश्ड आएगी, और मिरर से 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर आएगी। वर्चुअल इमेज तो होगी इसकी, वर्चुअल होगी, स्मॉल होगी, और 20 सेंटीमीटर पीछे होगी। इसमें तो केवल पोजीशन पूछ रहा है, मैं आपको नेचर भी पहले बता दूं कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर छोटी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, तो वर्चुअल, स्मॉल या डिमिनिश्ड एट पोजीशन 20 सेंटीमीटर, इरेक्टेड और बनाएगा। पीछे वाली कार उल्टी नहीं दिखेगी, सीधी कार दिखेगी, और छोटी दिखेगी, और मिरर के पीछे दिखेगी। ठीक है, तो नेचर आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, अ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर।
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड? ये आप इजीली कर सकते हो। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 30, तो क्या पुट करोगे? -30। ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसा है? m की वैल्यू क्या है? इमेज इज 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स है तो m की वैल्यू 3 होगी। अब बताओ प्लस का है कि माइनस का है? कैसी इमेज है? रियल। रियल इमेज होगी तो मिरर की इस साइड बनेगी और इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड के लिए m कैसा होता है? नेगेटिव, m इक्वल्स टू -3। हमें क्या पूछा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें पता है m पता है, f और f, हमें u पूछा है, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड तो u पूछा है, तो u कहाँ माइनस करूँ? f माइनस वी कि f माइनस यू? बोलो, आपको पता है क्या होगा? u नीचे आता है तो f माइनस यू, तो यहाँ से हमें u निकालना है। m की वैल्यू दे रखी है -3, f की वैल्यू दे रखी है -30 अपॉन -30 माइनस यू, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 90, फिर माइनस माइनस प्लस का 3u इक्वल्स टू, ये क्या है? माइनस का 30 है। ठीक है, तो 3u इधर रहने दो, 90 उधर ले जाओ माइनस को, तो माइनस का 120 हो जाएगा उधर, तो u की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। क्लियर? u नेगेटिव आ रहा है, मिरर के हमेशा इस साइड होगा, रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्लियर है? इजी है। तो चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 36 centimeter। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है तो फोकल लेंथ क्या होगी? 18। कौन सा मिरर है? कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या लिखोगे? -18। अब तो आप समझ में आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -18 सेंटीमीटर तो क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, अब आ जाओ, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? क्या प्लेस कर रहे हैं? स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या बनती है? इमेज, मतलब आपसे इमेज की डिस्टेंस पूछी है, जहाँ इमेज बनेगी वहीं तो स्क्रीन पुट करेंगे। और 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो u दे रखा है आपको -27 सेंटीमीटर, u गिवन है, f गिवन है, v आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? मिरर फॉर्मूला से, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है 18, माइनस का पुट कर दिया, v आपको कैलकुलेट करना है, और u है माइनस का 27, तो माइनस का 27 इसको इधर लिया हो, ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 18 प्लस का 1/27 इक्वल्स टू v, 1/v। ठीक है, तो यहाँ से हम v निकालें, एलसीएम ले लोगे, 27, 88, 54 एलसीएम ले लो, तो 54 मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 1/v, तो -1 बचेगा, तो यहाँ से आप निकालोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस आ गई -54 सेंटीमीटर। देख लो, मिरर फॉर्मूला लगाया बस हमने, मिरर फॉर्मूला यूज़ किया, मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके हमने निकाल लिया -54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और क्या पूछा है? स्क्रीन को कहाँ रखेंगे? -54 पे, ताकि शार्प इमेज बने। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, अब ये भी निकालना है इसमें। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, अब आपको v से पता लग गया होगा, v क्या है? माइनस का 54 है, तो माइनस का 54 मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के उधर है, इमेज भी कहाँ बनेगी? मिरर के ऑब्जेक्ट की साइड बनेगी, मतलब रियल इमेज बनेगी। तो हमें क्या करना है? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। तो पहली बात तो क्लियर है कि इमेज कैसी बनेगी? रियल। ये भी क्लियर है कि इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड तो बनेगी सही ना, क्योंकि रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। अब m की वैल्यू, मतलब मैग्निफिकेशन भी बताना है इसमें, साइज ऑफ इमेज पूछा है, तो पहले m निकालना पड़ेगा। m की वैल्यू है -v/u, और m की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना आया? माइनस का 54 रख दूँ, -54 अपॉन u कितना है? u आपका माइनस का 27, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? हाइट ऑफ इमेज तो फाइंड करना है आपको, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। कैंडल की साइज कितनी है? 2.5। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
-27 से -54 कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारे पास -5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन क्या आया, m अगर आप निकालोगे यहाँ से तो m की वैल्यू -2 आई थी, m की वैल्यू -2 है, तभी तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या आया, ये वैल्यू थी -2, और ये हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना था, तो वो 2.5 ऑब्जेक्ट की साइज़ थी। तो मैग्नीफिकेशन पूछे तो -2 और हाइट ऑफ इमेज पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, -5। -5 का मतलब आपको पता लग गया इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। अब इसमें एक पार्ट और पूछा गया, देखो, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू मिरर। अब ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, नेचर ऑफ इमेज वाला जो हमने पढ़ा है, कैंडल इज मूव टू क्लोजर टू मिरर। जो मिरर हमारे पास था, मिरर हमने 27 पे रखी हुई था ऑब्जेक्ट, इमेज इसका दूर बन रहा था 54 पे, इन्वर्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंडल को, जो कैंडल थी हमारे पास, मिरर के पास ले जा रहे हैं। हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, सॉरी, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा। अब ये तो आपको पता है, देखो बेटा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज ले जाऊंगा, देख लो, ये आपका मिरर था, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, आप समझ सकते हो, कई सारे ऑप्शन हम वैसे भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, हमें आइडिया लग जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 18, तो ये 18 सेंटीमीटर तो इसकी फोकल लेंथ हो गई। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया था, इधर, कहाँ पर, 27 पर, 36 पे तो नहीं रखा ना, 27 पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट था आपका। आपको पता था कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, तो आपको पता था कि इस इमेज की डिस्टेंस 36 से ज़्यादा होगी। 18 फोकल लेंथ है, ये 36 पे है, तो पक्का था कि इमेज जो बनेगी 36 से ज़्यादा इसका डिस्टेंस आएगी, तो आंसर आया हमारे पास 54, 36 से ज़्यादा ही है। क्योंकि आइडिया लग गया हमें, क्या आइडिया लगे हमें, क्या समझ में आया कि फोकल लेंथ 18 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 पे, ऑब्जेक्ट 27 पे रखा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको पता है, तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको इमेज की पोजीशन भी पता ही है ना, इमेज बनती है बियॉन्ड सी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो डेफिनेटली इमेज जो बनेगी वो 36 के आगे बनेगी, तो आंसर 54 आ गया था। अब इसने कहा कैंडल इज मूव्ड, अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करो आप इधर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर और शार्प इमेज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं क्लोज ले जा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट अगर और क्लोज ले जाऊंगा तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज का मूव करती है इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज ले जाऊंगा, मिरर के, कैंडल को मिरर के और क्लोज ले जाऊंगा, तो स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा, स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर। हम मिरर के पास नहीं ले जाएंगे, मिरर से दूर ले जाएंगे, अवे फ्रॉम द मिरर। स्क्रीन को आप मिरर से दूर लेके जाओगे, तब बनेगी शार्प इमेज, क्लियर इमेज, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद ये हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। टिल देन, गुड बाय।